बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका ICCube एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन करें केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। पिछले क्लास में बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, और अब हम लोग उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो उप कक्षा के आधार पर है उसे हम कक्षा के आधार पर कैसे बदलेंगे, और कक्षा के आधार पर बदलने के बाद हम उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को कैसे जानेंगे, उसके संयोजकता को कैसे जानेंगे, एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता को यूज करके हम कैसे जानेंगे कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। और अगर इतना बात से आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो फिर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा जिसे आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। चलिए, फिर भी इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा यूज है एग्जामिनेशन में, तो हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम लोग कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के अनुप्रयोग क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके हैं और इसके लिए हम ट्रिक भी यूज किए थे 15 25 2 पापा 35 3 पापा 45 3 दादा। अगर आप नहीं देखें तो उस क्लास को देखिए, तभी क्लास समझ पाएंगे। तो हम लोग उसी के आधार पर समझते हैं इस बात को। अच्छा, एक बात सिंपल सा बात बता दूं, जैसे देखिए, जैसे मेरा घर होता है, ठीक है। घर में जनरली ऐसे मतलब प्राचीन काल से देखा जाए तो जो महिला का जो रूम होता है वो काफी अंदर, उसके बाद एक होता है गाँव में देहरी, उसके बाद एक होता है नॉर्मली रूम, गेट रूम, उसके बाद होता है गेस्ट रूम, उसके बाद याद रखें उसके बाद गार्ड होता है। अगर ठीक से देखिए घर के कमरा को समझने का प्रयास करें तो याद रखना जो सबसे अंदर हो उसे कहा जाता है कोर, उसे कहा जाता है कोर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़े तो सबसे आगे होता है गेटमैन, जो गेट पे खड़ा हो, जिसे प्राचीन काल में द्वारपाल कहा जाता था, जो गेट पर खड़ा हो द्वारपाल। अभी भी समझिए। तो मैं क्या कह रहा हूं इस बात को, जो पीछे हो, जो अंदर हो उसे कहते हैं कोर, जो बाहर हो उसे कहा जाता है गेटमैन, या उसे ही कहते हैं वैलेंस। फिर से समझिए, जो अंदर हो उसे कहा जाता है कोर, जो अंदर उसे कहा जाता है कोर। और याद रखना, जैसे समझिए सूर्य है तो सूर्य के ठीक बीच में हो उसे कहा जाता है कोर। और याद रखें जो आगे, जैसे देखिए कोरोना पूरा अंदर तक इफेक्ट कर देता था, अंदर तक कोर अंदर तक। और जो बाहर हो उसे कहा जाता है वैलेंस, उसे कहा जाता है गेटमैन। इलेक्ट्रॉन को भी इसी प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। वैसा इलेक्ट्रॉन जो अंदर हो उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वैसा इलेक्ट्रॉन जो गेट पे हो, सबसे बाहर हो, चपरासी हो, वैसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब घर का कोई भी काम हो, कौन करेगा, तो घर का कोई भी काम हो, पुराना मूवी देखे हैं तो घर में सब्जी लाना है, रामू काका लाएंगे, फूल में पानी देना है, रामू काका देंगे, कहीं भी कुछ भी करना है, कचरा साफ करना है, रामू काका करेंगे, किसी के लिए ड्रेस लाना है, रामू काका लाएंगे, घर में छोटी सी बच्ची उसे मेला घुमाना है, रामू काका जाएंगे। तो जो रामू काका होते हैं, जो गेटमैन होते हैं, याद रखना उसे ही केमिस्ट्री में उसी टाइप के जो आयाम है उसे ही कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी परमाणु के, किसी घर के जो गेट पे होते हैं उसे गेटमैन, उसे रामू काका कहते हैं। उसी प्रकार याद रखें किसी परमाणु में जो सबसे गेट पर होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनों का रामू काका कहते हैं। इसे समझिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बात समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या लिखते हैं अभी समझिए। सबसे पहले हम इसे समझने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं लिखूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो परमाणु के अंदर जो भी काम उस काम को कौन करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन करेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो याद रखना है इसका काम क्या है, तो इसका काम है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना। मतलब परमाणु, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, घर में कोई भी काम हो रामू काका करते थे, परमाणु में कोई भी काम हो संयोजी इलेक्ट्रॉन करेगा। रामू काका इज सिमिलर टू संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, कोई काम करेगा, लेकिन इसे पहचानेंगे कैसे, गेटमैन को पहचाने कैसे, गेट पर देखेंगे, गेट पर से देखेंगे बुझा गया गेटमैन है, रामू काका है। उसी प्रकार संयोजी इलेक्ट्रॉन को पहचाने कैसे, तो देखिए हमने लिखा सोडियम, इसके प्रथम कक्षा ए वाला है, दूसरी कक्षा ए वाला है, तीसरी कक्षा ए वाला है। पहली कक्षा याद रखिए, पहली कक्षा ए है, दूसरी कक्षा ए है, तीसरी कक्षा ए है। इसमें याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन है, ए 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में सोडियम के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देख के बताइए गेट पे कौन है, गेट पे है भैया ए, तो ए हो गया रामू काका। इलेक्ट्रॉनों के रामू काका को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हो गया हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे सूचित करते हैं VE से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए कोई समस्या, कोई डाउट। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सिंपल बात हम कह सकते हैं, देखिए और बता दीजिए। किसी परमाणु में देखिए 1 कक्षा, 2 कक्षा, तीसरी कक्षा, तो किसी परमाणु में तीसरी कक्षा जो सबसे बाहरी कक्षा है, तो किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
फाइनल बात है। किसी परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मैं बता दूं, सिंपल इतना बात ना करके मैं एक लाइन में लिख सकता हूं कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गया, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसके बाद बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझता हम लोग समझेंगे। पहले ऐसा करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझ लेते हैं, पूरा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर पूरा कॉन्सेप्ट गहरा पकड़ बना लेते हैं, फिर हम लोग समझता समझेंगे। चलिए, अब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जानेंगे कैसे, कि किस तत्व में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले याद रखना है कि हम ए जानेंगे, सबसे पहले हम ए जानेंगे कि पूरे इलेक्ट्रॉन कितना है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन का नियम, इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एक रूल से होता है, एक रूल से होता है, रेगुलेशन से होता है। अगर मान लीजिए प्रथम कक्षा में 2 है, दूसरी कक्षा में 8 है, तीसरी कक्षा में 1 है जनरली, तो हम बता सकते हैं कि तीसरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन है। जो अरेंजमेंट से हो, जो अरेंजमेंट से हो, एक सजावट के आधार पर हो, वितरण के आधार पर, उसे बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाहरी कक्षा में, भीतरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? तो उसके लिए हमें यूज करना होगा पिछला क्लास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। फिर कह रहा हूं, अगर आपको क्लास नहीं देखे हैं तो ये क्लास बहुत कम समझ में आएगा। हालांकि मैं ऐसा कीजिए, आप वो क्लास देख लीजिए फिर यहाँ आइए। चलिए, तो हम लोग यूज करते हैं इस क्लास को जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लिखे थे। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी भी तत्व का। देख लीजिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कार्बन, एक ले लेते हैं नाइट्रोजन, एक ले लेते हैं सोडियम, एक लेते हैं मैग्नीशियम, एक लेते हैं एल्युमिनियम, एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर लिखे तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1s1, कार्बन का कितना हो जाएगा तो देखिए 1s2, 1s2, 2s2 और 2p2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, कार्बन का परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ऑक्सीजन का 8 है। ये परमाणु संख्या कैसे याद करेंगे तो पिछले क्लास में बता चुका हूं। अगर आपको याद नहीं तो एक सावधानी इसमें है कि आपको एग्जाम में जब भी पूछेगा तो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो दिया जाएगा, संयोजकता पूछेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप 1 से 30 तक याद कर लीजिए। अब सोडियम का देखिए, नाइट्रोजन का लिखते हैं तो नाइट्रोजन का हमने क्या बताया था 15, 25, 2 पापा 35, 3 पापा ऐसे करके। तो देखिए 15, 25, परमाणु संख्या अगर कम हो तो कोशिश कीजिए कम लिखा जाए। तो 15, 25 देख लीजिए, 2 और 2, अब बचा कितना 3, तो याद रखिए 3 पापा पर चढ़ा दीजिए 3, फाइनल है। उधर देख लीजिए सोडियम, तो सोडियम का लिखना तो क्या हो जाएगा सोडियम का, देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इधर देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देख लीजिए 10 और 2 12 और 3p1 1 13। ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s, सॉरी देख लीजिए 1s2, 2s2 8 है तो 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4, 4 4 8। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं याद रखिए। एक फाइनली क्या है तो याद रखना, ये उपकक्षा है, उपकक्षा है, उपकक्षा है, उपकक्षा है, उपकक्षा, 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 उपकक्षा। तो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन का परिभाषा ये है कि बाहरी उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसे उपकक्षा कहेंगे? नहीं। गेस्ट रूम में जो लोग बैठे होंगे उसे हम रामू काका कहेंगे? नहीं। याद रखना है, हम रामू काका किसे कहेंगे? जो गेट पे होंगे, जो फूल में पानी दे रहे होंगे, जो मतलब यार मुन्नी को घुमाने जाएंगे, जो अलग अलग प्रकार से चीजें घर की कामें करेंगे, रामू जो सब्जी लाने जाएंगे रामू काका है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो है जो बाहरी कक्षा में पाया जाता है, बाहरी कक्षा में, ना कि उप कक्षा में। तो ये क्या है? उप कक्षा है। हम इसे पहले क्या करेंगे, कक्षा में बदलेंगे। अब कक्षा में बदलने का क्या कॉन्सेप्ट है तो याद रखिए, अब बच्चों ने पढ़े गणित, गणित में पढ़े कि आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। देख लीजिए, आधार जिसका समान उसका पावर जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, तो हम ऐसे करके हम उप कक्षा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे कक्षा के अनुसार बदल सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है 1s, इसमें कोई आधार नहीं है। तो याद रखिए, अगर मान लीजिए कि कक्षा के अनुसार बदलना हो तो ऐसा करता हूँ, व्हाइट मार्कर यूज करता हूँ। चलिए देखिए, तो 1s है तो सबसे पहले 1 लिख दीजिए। तो ए जो जिसमें 1 1 दिखाई, एस दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है तो ये है उप कक्षा के अनुसार।
लेकिन अगर कहीं आपको एस दिखाई ना दे, पी दिखाई ना दे, डी दिखाई ना दे, एफ दिखाई ना दे, वो फाइनल क्या है, कक्षा के अनुसार। तो ये जो 1s1 है ये है उप कक्षा के अनुसार, और 1 डायरेक्ट है ये है कक्षा के अनुसार। आगे देख लीजिए 1 वाला करना क्या है, मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ उसे देखते रहिए। 1 वाला खोजिए, 1 वाला अकेला है, जो अकेला है बेचारा अकेला है, उसे छोड़ दीजिए जैसे के तैसे, अकेला उसे परेशान ना कीजिए। उसके ऊपर कितना है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। आगे देखिए 2 अकेला नहीं दुगेला है, 2 है साथ में, देख लीजिए 2 और 2। और हम जानते हैं ABCD का अक्षर नहीं देखना, अल्फाबेट नहीं देखना, नंबर देखना है। तो नंबर कितना देख लीजिए 2 और 2, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। ऊपर कितना है 2, इधर कितना है 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 2 कितना 4, तो ऐसा दीजिए कमा लिख दीजिए 4। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अंतर बता चुका हूँ पिछले क्लास में, आगे भी बताऊंगा। बस यहाँ आपको ये समझना है कि ये है उप कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये है कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फाइनल है। आगे समझिए 1s2 2s2 2p6 देख लीजिए, क्या सेम है, क्या ये 1 वाला है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। मिलाते समय याद रखना, आधार देखते समय अल्फाबेट नहीं देखना है, क्या देखना, नंबर देखना है। देख लीजिए नंबर 1 वाला अकेला है, जो अकेला है उसे छोड़ दीजिए, 2 ऊपर 2 है उतार दिए, 2 वाला अकेला है तो उतार दीजिए 2। अच्छा देखिए ठीक से, एक मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ 2p होगा, देख लीजिए, देखिए 2 2 सेम है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। फाइनल है। अच्छा आगे देखिए सोडियम का लिखना है, तो सोडियम के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो फाइनल अगर यहाँ देखें तो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s1, तो देख लीजिए 1 अकेला है, अकेला वाला को छोड़ दीजिए, अकेले वाला को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा देखिए 2 2 सेम है तो कितना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 1 है तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। हम क्या करें अभी उप कक्षा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हम कक्षा के अनुसार बदल रहे हैं। आगे देख लीजिए मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2, 1 है अकेला है तो लिख दीजिए वो 2। इसके बाद क्या है 2 तो लिख दीजिए, देखिए 2 और 2 वाला 2 है तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना 8। उसका देखिए 2 है तो कितना हो जाएगा 2, ये फाइनल हो गया। उसके बाद फिर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 1 वाला अकेला है तो लिख दीजिए 2 2 2 2 है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 8, 3 3 7 है, देखिए एक जैसा है। क्या करना है मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, बस नंबर मिला है, नंबर तो 2 उसका नंबर मिलाइए, ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 2 और कितना 3 हो जाएगा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये हो गया कक्षा के अनुसार। और फिर देखिए ऑक्सीजन 8 1s2 2s2 2p4, तो देख लीजिए क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए 2 वाला सेम है तो 4 और 2 कितना 6। आप ये पाएंगे अगर आपको लग रहा है कि गलत लिखा है तो कुछ नहीं कीजिए, आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या कक्षा में देख लीजिए 1, और देखिए 1 6 है तो देख लीजिए 2 और 4 कितना 6, 7 है तो देख लीजिए 2 और 5 कितना 7, 11 है तो देख लीजिए 2 और 8 और 1 8 2 10 और 1 11, 12 है तो देख लीजिए 2 और 8 10 2 12, 13 है तो देख लीजिए 2 8 3 13, 8 है तो देख लीजिए 4 6 और 2 8। तो फाइनल में क्या देखें, हम किसी भी तत्व के उपकक्षा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसे हम कक्षा के अनुसार बदल सकते हैं। फिर भी अगर कुछ ऐसे होंगे महाविद्वान जिन्हें अभी भी दिक्कत होगा तो उसके लिए और आसान तरीका बताता हूँ, बनाना कुछ नहीं है। आप एक क्रम देखिए तो आप ये पाएंगे कि जितने भी तत्व हैं इसम के लगभग प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 है 2 है, देख लीजिए 2 है 2 है 2 है 2 है। आप सोचिएगा हाइड्रोजन में नहीं है, हाइड्रोजन में कैसे होगा जब हाइड्रोजन के पास ही 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपसे पूछे कि किसी भी तत्व के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो याद रखना दूसरी कक्षा में मैक्सिमम यहाँ जो बात हो रही है मैक्सिमम की हो रही है, अधिकतम दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसको समझिए, इसका एक तरीका निकालने का, तीसरी कक्षा का निकालना है तो जो कक्षा पूछे उसका स्क्वायर कीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, जो कक्षा पूछे। अब एक बात बताता हूँ, जनरली अगर ये तरीका से आप सीख गए तो ठीक है। हम क्या किए, कक्षा के अनुसार देख लिए, ये बातें समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि काम कीजिए, मुझे ये बताइए कि कितना होगा इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप एक काम कीजिए, इसका देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमने क्या देखा था संयोजी इलेक्ट्रॉन में, देख लीजिए किसी तत्व के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। चलिए यहाँ देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, तो याद रखिए जिसके पास एक ही बेटा उसका बड़ा बेटा कौन सा है, वही है। छोटा बेटा कौन है, वही है। कहते हैं ना गाँव में आंख और नाक और कान में एक ही बेटा है, सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है।
तो जो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वही सबसे बड़ा है, वही सबसे छोटा है, वही उसका सारा काम करेगा, फूल में पानी वही पटाएगा, जो काम करना है वही करेगा। तो याद रखना हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, वही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, एक। ठीक है, अगर इसके बाद आपसे पूछे कि बताइए कार्बन में, बताइए कार्बन में आपका क्या विचार है, तो याद रखना है बाहरी को देखिए, बाहर ए है, भीतरी को देखिए ए है, तो बाहरी जो है, बाहरी बाहरी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और भीतरी हो जाएगा, भीतरी हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कोर, कोर, ध्यान दीजिए। उसका देखिए नाइट्रोजन 2 2 3, तो देखिए बाहरी कितना है 5, तो बाहरी वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन और भीतरी वाला कितना, कोर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको समस्या होगी, किसी भी देख लीजिए, सोडियम में देखना है तो बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1, और अंदर जितना है देख लीजिए, 8 2 10, क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, कोर इलेक्ट्रॉन 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, कोर इलेक्ट्रॉन 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कोर इलेक्ट्रॉन 10, 2। तो अब हम इस हिस्से में पहुंच चुके, किसी भी तत्व के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, फाइनल है। चलिए इतना हम लोग देख चुके हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ, तो आप एक काम बताइए, अब जनरली देखिए, अब एक तरीका हम देखते हैं, यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस बात को हम समझ चुके हैं। अब सवाल है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो किसी भी तत्व के, इस बात को हम लोग देखेंगे, किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा संभव नहीं है। समझ पा रहे हैं, फिर से बोलिए, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 7 8। आपको बता दूं कि अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे तत्व को ही हम धातु कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ऐसे याद रखना कि वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में, वैसे तत्व जिसके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखे अगर, और बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो उसे धातु कहते हैं। और ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। कैसे करते हैं जस्ट देखेंगे। अभी आपको याद रखना, जैसे जैसी चीजें मैं बताऊं बिल्कुल मेरे साथ ही चलना है, ठीक है। अच्छा, वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे उपधातु कहते हैं। और ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग करते ना तो ग्रहण करते, ए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। लेकिन इसके कई कंसेप्ट है, उस पर बात करेंगे, फिलहाल याद रखिए। और वैसे तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो याद रखना है ऐसे सब को अधातु कहते हैं, अधातु। लेकिन एक बात बता दूं, और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। देखिए बहुत बातें एक साथ नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ऐसे में कैसे बच्चे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो हो सकता है उसे समझ में दिक्कत हो। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को एक विभाजन किया, उसी हिसाब से आपको चीजें समझाऊंगा। जिस दिन क्लास इंड हो जाएगी आपको यकीन हो जाएगा केमिस्ट्री मनोहर पोथी बहुत ईजी है केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोग ये देख चुके हैं धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, यानी धातु क्या होता है, ध से धातु, ध से धनायन। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लिया मतलब माइनस बढ़ा रहा है, माइनस। तो याद रखना अधातु कौन सा हो जाएगा, तो अधातु, धातु धनायन और अधातु ऋणायन। उपधातु साझा किया है, इसलिए याद रखना है इसे साझा किया है, क्योंकि कभी कभी विशेष स्थिति में यह त्याग भी कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है, मनमौजी है ये, और ये ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए याद रखना है इस पर प्लस भी हो सकता है, त्याग किया तो प्लस भी हो सकता है, इस पर माइनस भी हो सकता है। इसलिए याद रखना जिसके अंत में 4 होंगे वह प्लस भी दिखाता है, कार्बन देख लीजिए प्लस भी दिखाता है 4, और माइनस भी दिखाता है। जब याद रखना है कार्बन 4 प्लस दिखाएगा तो उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, एक कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। जब कार्बन 4 प्लस दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। हिंदी में लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है सवाल, कार्बोकेटायन, यहाँ लिख देता हूँ। कार्बन जब 4 प्लस दिखा दे तो इसे क्या कहते हैं, इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। और कार्बन अगर 4 माइनस दिखा दे
तो उसे कार्बोएनायन कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। मतलब मैं अगर पूछूं कि धातु क्या करते हैं, धातु हमेशा प्लस चार्ज दिखाते हैं, धातु हमेशा धनायन बनाते हैं, दिखाते हैं धातु हमेशा धनायन बनाते हैं, और धातु हमेशा ऋणायन बनाते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो उपधातु जो है, उपधातु क्या दिखाते हैं, प्लस और माइनस दिखाते हैं। चलिए, तो ये हमारा आयाम है पूरा, ये हम समझ चुके हैं। चलिए, अब हम लोग इसके समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इसको हम यूज कहाँ करेंगे, धातु धातु उपधातु लेसन पढ़ेंगे उसमें यूज करेंगे। तो अब अभी आपको याद रखना है कि धातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, और धातु के याद रखना है अधातु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैसे धातु, वैसे अधातु, वैसे तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उस अधातु को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, तो अक्रिय गैस की संख्या 6 है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में इसकी, लेकिन फिर भी याद रखिए, हीलियम, नियन, जेनन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसे याद रखना अजनबी गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो जेनन को कहते हैं। कौन सा इसमें से अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में होता ही नहीं है, जब पृथ्वी में भूहलचल हो, किसी प्रकार का हलचल हो, भूकंप आए या फिर सुनामी आए, तो उस स्थिति में निकलते, उसे कहते हैं रेडॉन गैस। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इस बात को लिख लीजिए, एग्जाम में आएगा। ये हमारा हो गया फाइनल बातें। तो क्या मैं बताऊं कि क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर यह अप्लाई किया जा सकता है कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, बड़ा आसानी से देख लेंगे। अब हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं इसको, देखिए ऐसे देखते हैं, देख लीजिए। हमने क्या कहा था, एक है, तो जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन एक हो वो क्या होगा, धातु होगा। हाँ, कुछ लोग दिमाग नहीं लगाएगा। मैं बता दूं आपको कि हाइड्रोजन धातु अधातु दोनों में आता है, हाइड्रोजन अपवाद है, क्योंकि हाइड्रोजन याद रखना है कि अभी आप याद रख लीजिए हाइड्रोजन धातु इस इलेक्ट्रॉन विन्यास के अनुसार। कार्बन की बात करें, कार्बन की, तो कार्बन का कितना है, 4 4 है, तो क्या हो जाएगा, उपधातु। लेकिन कार्बन अधातु जैसा भी गुण दिखाता है, 1 2 अपवाद है, टेंशन नहीं लेना है। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन देखिए 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वाले, तो 5 वाले क्या होते हैं, देखिए 5 6 7 8 वाले अधातु। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अधातु। उधर देख लीजिए, सोडियम में देख लीजिए, सोडियम क्या है, 1 है तो धातु, मैग्नीशियम 2 है तो धातु, अल्युमिनियम 3 है तो धातु, ऑक्सीजन 6 है, तो 5 6 7 8 वाले क्या हो जाएगा, अधातु। तो आप ऐसे इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए 1 से 30 तक, और बड़ा आसानी से देख के बताइए कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। फिर अगले क्लास में, चूंकि हमारा टॉपिक था इसमें संयोजकता, चूंकि समय की बद्धता है, तो इसलिए अगले क्लास में हम देखेंगे संयोजकता, और संयोजकता के आधार पर फिर हम अप्लाई करेंगे कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर हम दूसरे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे कौन धातु है, कौन अधातु, उपधातु। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आप फिर भी अगर आपको ये हार्ड लगता है तो इससे भी आसान तरीका है, बोलिए और बोल के जान जाएगा कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी ऊर्जा, इसी उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।